पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में निवेशन पढ़ना था आज, समझ में आया ना। तो ये टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो ये सबसे पहले बताया है ना कि बंधे हुए डीएनए को, ठीक है ना, बंधे हुए डीएनए को आदाता कोशिका में प्रवेश कराने की अनेक विधियां हैं। जो डीएनए हम लोगों के पास नया बनाया गया है उसको अब प्रवेश कराना है। किस में प्रवेश कराना है? परपोषी जीव में। परपोषी जीव में प्रवेश कराने की कई विधियां हैं, ठीक है ना। यह कार्य जो है जब आदाता कोशिका अपने चारों तरफ स्थित डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए तब किया जा सकता है। यदि पुनर्योगज डीएनए को, जिसमें प्रतिजैविक, जैसे कि प्रतिजैविक 2 प्रकार के हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, और भी होते हैं, केनामाइसिन होता है, ठीक है ना। तो एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन स्थित होता है। अगर ई कोलाई में स्थानांतरित किया जाए तो परपोषी कोशिकाएं प्रतिरोधी कोशिकाओं में क्या हो जाती हैं? रूपांतरित हो जाती है, ठीक है ना। जो परपोषी कोशिकाएं हैं ये प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित होंगी। कब रूपांतरित होंगी? जब एम्पिसिलिन रहेगा तब। यदि रूपांतरित कोशिकाओं को युक्त एगार प्लेट पर फैलाया जाता है तो केवल कोशिकाएं ही विकसित होती हैं, जबकि अरूपांतरित अदाता कोशिकाओं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक प्लेट पे हम लोग लिए हैं एगार जेल में, ठीक है ना। एगार जेल में हर तरह की कोशिका, जिसका जिसका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है ना, सबको लिए हैं हम लोग। सारी कोशिकाओं को, सारे ई कोलाई को लिए हैं जिसके अंदर अपना वांछित डीएनए डाला गया है। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें से कौन सा ई कोलाई जीवित बचेगा और कौन सा ई कोलाई मृत हो जाएगा? जो ई कोलाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब क्या? हाँ, जो अरूपांतरित है, अरूपांतरजों की मृत्यु हो जाएगी और रूपांतरज जो है वो क्या बच जाएंगे? जीवित बच जाएंगे। यही होता है जब एम्पिसिलिन जो है वो उपस्थित रहेगा। तो प्रतिरोधी जीन के कारण कोई भी एम्पिसिलिन की उपस्थिति में रूपांतरित कोशिका का चयन कर सकता है, और इस मामले में प्रतिरोधी जीन को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं, ठीक है ना। वर्ण योग्य चिन्हक जो है इन्हीं को कहा जाता है सेलेक्टेबल मार्कर। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये 2 चीज़ों को जो है हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला देखें, अगला टॉपिक जो है हम लोगों को क्या दिया है? बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना है। तो देखें इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया है, एक बार समझते हैं, ठीक है। बताया जा रहा है ना कि आप विजातीय डीएनए खंड को क्लोनिंग संवाहक में निवेश कराकर किसी भी जीवाणु, पौधा, जंतु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए इसमें गुणित होने लगता है। गुणित होना मतलब जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई बोले तो अपनी संख्या बढ़ाता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। और लगभग सभी पुनर्योगज प्रौद्योगिकियों का अंतिम उद्देश्य यही है कि वांछित प्रोटीन का उत्पादन कर लेना है। जो प्रोटीन हम लोग चाहते हैं उसका उत्पादन कर लेना है, और इसके लिए पुनर्योगज डीएनए के अभिव्यक्त होने की आवश्यकता होती है। पुनर्योगज डीएनए अगर अपना असर नहीं दिखाएगा, अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, तब फिर इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है, इस बात का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो बताया जा रहा है हम लोगों को। और देखें, जो प्रोटीन बनता है ना ऐसे, उसको हम लोग पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्योगज प्रोटीन। समझ में आ रहा है ना। और पुनर्योगज प्रोटीन के बाद अब हम लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है इस वाले लाइन में जो दिया हुआ है, और नाम है उसका क्या चीज़ बताएं। जब भी हम लोग अपना मतलब उत्पाद तैयार करना चाहते हैं, वांछित उत्पाद की तैयारी करना चाहते हैं, तो वांछित उत्पाद की तैयारी करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहते हैं उस मशीन को हम लोग बताएं? बायोरिएक्टर कहते हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही बायोरिएक्टर है, अलग अलग प्रकार का बायोरिएक्टर। ये जो है साधारण विलोडन हॉज बायोरिएक्टर है ये, ठीक है ना। ये भी बायोरिएक्टर है, और बगल वाला जो देख रहे हैं वो दंड विलोडक हॉज बायोरिएक्टर है। समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों जो है बायोरिएक्टर का फिगर दिया हुआ है। बायोरिएक्टर क्या होते हैं? जैसे मान के चले हमको एंजाइम तैयार करना है, और एंजाइम बड़ी संख्या में तैयार करना है, मार्केट में सेल करने के लिए तैयार करना है, तो उस स्थिति में जो है क्या होता है बताएं? उस स्थिति में हम लोग जो है बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बायोरिएक्टर की क्षमता कितनी होती है? 100 से 1000 लीटर।
100 लीटर वाला भी बायोरिएक्टर होता है और 1000 लीटर वाला भी होता है। इसको याद रखेंगे, इसकी क्षमता जो है हम लोगों से पूछी जाती है, ठीक है ना। क्षमता जो है किसका, बायोरिएक्टर का पूछा जाएगा कि बताइए बायोरिएक्टर जो है वो कितना क्षमता वाला होता है, ठीक है ना। देखिए हम लोग यहाँ पे बायोरिएक्टर के बारे में दिया है, ठीक है ना। बायोरिएक्टर जो है बताया जा रहा है ना कि कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो पाता है, तो अधिक मात्रा में उत्पादों को बनाने के लिए ज़रूरत होती है किसकी, बायोरिएक्टर की। किसकी ज़रूरत होगी, बायोरिएक्टर की। और बायोरिएक्टर का आयतन कितना होता है बताएं, 100 से 1000 लीटर। समझ में आ रहा है ना। ये मतलब एफिशिएंसी हम लोग याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बता बायोरिएक्टर की क्षमता कितनी होती है बताइए। तो बायोरिएक्टर की क्षमता हम लोग क्या बताएंगे, 100 से 1000 लीटर। बायोरिएक्टर है क्या, एक बड़ी सी टंकी है जिसमें हम लोग अपने वांछित उत्पाद को तैयार करते हैं, ठीक है ना। वांछित उत्पाद को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ये लिखा भी है कि बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है, समझ में आ रहा है ना, जिसमें सूक्ष्मजीवों को, पौधों को, जंतुओं को या मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों में जैसे एंजाइम वगैरह में, प्रतिजैविक में परिवर्तित किया जाता है। ये सब काम किस में होता है, बायोरिएक्टर में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बायोरिएक्टर क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे, उत्पाद की अधिक मात्रा तैयार करने के लिए जिस बर्तन का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर कहते हैं। इसकी क्षमता कितनी होती है, 100 से 1000 लीटर। इसमें सूक्ष्मजीवों, पौधों, जंतु या मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों, व्यष्टि, एंजाइम या फिर जो है एंटीबायोटिक तैयार करने में किया जाता है। इतना लिख देंगे हम लोग, काफ़ी है। बायोरिएक्टर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब एक और सवाल पूछता है कि बताइए बायोरिएक्टर में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, ठीक है ना। बायोरिएक्टर का उपयोग करेंगे, जैसे मान के चले अभी हमने सुना कि ये एक प्रकार का बर्तन है, तो बर्तन तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं, बायोरिएक्टर ही क्यों, समझ में आ रहा है ना। तो बायोरिएक्टर क्यों, उसके लिए हमको यहाँ आंसर दिया है। देखिए बायोरिएक्टर जो है ये अगर उपयोग करते हैं तो जो हमारा वांछित उत्पाद है उसको प्राप्त करने के लिए जो है ना अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। कुकर में एक बार दाल रख दिए पकने के लिए, ठीक है ना, तो क्या हम लोग बीच में देख सकते हैं कि हमारा दाल पक गया है या नहीं? बीच में कैसे देख सकते हैं कि हमारा दाल पका है या नहीं पका है? देख पाते हैं क्या? वो अब खोलेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ भाई नहीं पका है। नहीं पका है 2-4 सीटी और लगाएंगे फिर बंद करके। लेकिन मतलब पकते पकते हम लोग देख लें, बंद किए किए देख लें, ऐसी सुविधा है क्या? ऐसी सुविधा बायोरिएक्टर में है। ये हम लोग अपने उत्पाद की जांच परख कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। हमारा प्रोसेस जो है वो कहाँ तक हुआ है ये चेक किया जा सकता है, किस में, बायोरिएक्टर में। तो इसलिए ऐसा बर्तन जो है बनाया गया है, ठीक है। तो अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। अनुकूलतम परिस्थितियां कौन कौन है? जैसा तापमान चाहे वैसा तापमान हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है किसमें, बायोरिएक्टर में। इसमें हम लोग पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। ये सब पूछेगा, इसको एक एक करके हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा बायोरिएक्टर में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, तो क्या बताएंगे? बायोरिएक्टर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए सुविधा होती है, उचित पीएच, ठीक है ना, ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन करने के लिए सुविधाएं होती हैं। क्रियाधार होता है, क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट, ठीक है ना। सबस्ट्रेट का मतलब हो गया कि एक काम जो है कैसे करना है, जैसे एंटीबायोटिक ही बना रहे हैं तो एंटीबायोटिक बनाने में पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, वो सब इसको बताना नहीं है, ऑलरेडी इसमें सेट है, वो वैसे वैसे काम कर लेगा, ठीक है। उसको क्रियाधार बोलते हैं। और क्या चीज़, इसकी सैलिनिटी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। सैलिनिटी मतलब लवणता, ठीक है ना। सैलिनिटी मेंटेन किया जा सकता है। इसमें जो है विटामिन की ज़रूरत हो वो भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना, बनवाया भी जाता है विटामिन। ऑक्सीजन जो है अगर उसकी ज़रूरत है, जैसे जीवाणु को हम लोग पाल रहे हैं
और ऑक्सीजन का उपयोग करने वाले जीवाणु को पाल रहे हैं, तो उस स्थिति में हम लोग बाहर से ऑक्सीजन उसको दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब इतनी सारी व्यवस्थाएं लगी हैं, और सबसे बड़ी बात कि बीच बीच में हम लोग अपने उत्पाद की जांच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इतनी सारी सुविधाएं हैं किस में? बायोरिएक्टर में। जो बायोरिएक्टर सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है वह है विलोडन प्रकार का, स्टीयरिंग टाइप का। समझ में आया ना? अभी इतना ही सुविधा नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे देखें हम लोग देखेंगे कि इसमें एक प्रक्षोभक तंत्र होता है, एजिटेटर सिस्टम। इसमें होता है ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, ऑक्सीजन देने वाला तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र। कोई प्रोडक्ट अगर हम लोग बना रहे हैं और उससे झाग बन रहा है, तो उस झाग को तोड़ने वाला पंखी होता है इसके अंदर। देखें लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हैं क्या लिखा है? फेन तोड़ने वाला। देख रहे हैं ना? ये फेन जो है मतलब टूट जाएगा, तो फेन तोड़ने वाला भी इसके अंदर है। और ये हम लोग पढ़े तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र, और प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है। प्रतिचयन प्रद्वार जो है यही वो चीज़ है, यही वो जगह है प्रतिचयन प्रद्वार, जहाँ से संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। हाँ, जांच करने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है ना? तो इतना सारा फायदा है हम लोगों को, किससे बताएं? बायोरिएक्टर से। ठीक है ना? बायोरिएक्टर से जो है ये सारे फायदे हैं। अब इसके बाद देखें हम लोग, इसके बाद जो है चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे इसको? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी होता है, यही क्वालिटी चेक है, QC। समझ में आ रहा है ना? कोई भी चीज़ हम लोग बनाए हैं वो सही तरीके से बना है या नहीं बना है, इसकी जांच होती है। और उसकी जांच को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। क्या चीज़? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है ना? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहा जाएगा। तो बताया जा रहा ना कि जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत और तैयार होने के लिए और विपणन के लिए भेजे जाने से पहले, समझ में आया ये लाइन? जब हम लोगों का प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो प्रोडक्ट तैयार हो जाने के बाद इसका रिफाइनिंग किया जाता है। रिफाइनिंग मतलब परिष्कृत। ठीक है ना? उसको रिफाइन किया जाएगा, और रिफाइन के बाद जो है विपणन के लिए भेजने से पहले, विपणन मतलब मार्केटिंग, बिल्कुल मार्केटिंग करने से पहले, ठीक है ना, कई प्रक्रमों से होकर गुजारा जाता है। ठीक है ना? और इन प्रक्रियाओं में दो चीज़ें हैं, क्या क्या? पृथक्करण और शोधन। ठीक है ना? सिग्रीगेशन और प्यूरिफिकेशन। तो पूछेगा क्वेश्चन कि अनुप्रवाह संसाधन जो है उसमें कौन कौन से चरण शामिल हैं, तो हम लोग बताएंगे क्या चीज़? सिग्रीगेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है ना? पृथक्करण और क्या चीज़? शोधन। ये दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। समझ में आ रहा है ना? और इन दोनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अनुप्रवाह संसाधन की परिभाषा याद करेंगे हम लोग, याद रखेंगे इसको। ठीक है ना? अगर सपोज दैट हमने क्या तैयार किया है बायोरिएक्टर में? औषधि। तो औषधि तैयार करने की स्थिति में हम लोग संरूपण को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। इसका लैब टेस्टिंग होता है कि जिन जिन केमिकल्स को मिला के दवाई तैयार किया गया है, मेडिसिन तैयार किया गया है, वो केमिकल्स जो है उनकी मात्रा उतना ही उपलब्ध है या नहीं। जैसे मान के चले हम लोग बहुत सारा टैबलेट बना दिए, समझ में आ रहा है ना? बहुत सारा टैबलेट बना दिए PCM का। PCM मतलब पैरासीटामोल। समझ में आया ना? तो पैरासीटामोल का टैबलेट हम लोग बना दिए बहुत सारा। तो वो PCM में एक एक चीज़ जो है उतना ही अमाउंट में है कि नहीं उपस्थित, बनने के बाद जितना मात्रा में हमको मिलाना चाहिए था। समझ में आ रहा है ना? इसकी लैब टेस्टिंग होती है। लैब टेस्टिंग के बाद प्रत्येक उत्पाद के लिए एक निश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। QC होता है, क्वालिटी चेक होता है यहाँ पे। और अनुप्रवाह संसाधन और गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग अलग हो सकता है। अब जैसे हम लोग जूस बनाए हैं, फलों का रस बनाए हैं, तो फलों के रस के लिए अलग प्रकार का अनुप्रवाह संसाधन है। दवाइयाँ बनाए हैं तो दवाइयों के लिए अलग प्रकार का अनुप्रवाह संसाधन है।
एंटीबायोटिक बनाए हैं उसके लिए अलग है, एल्कोहल बनाए हैं उसके लिए अलग है। समझ में आया ना, हर एक चीज़ का अनुप्रवाह संसाधन अलग अलग विधियों से किया जाता है। समझ में आया ना। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर क्या चीज़ 11। चैप्टर 11 जो है समाप्त हुआ। 12 में हम लोग चलते हैं आराम से। बंद कर देना है उसको पूरा पूरा पूरा। और हाँ, समझ में आया ना। तो ये हो गया हम लोगों का क्या चीज़ चैप्टर 11। चलते हैं हम लोग किस में, चैप्टर 12 में। ठीक है, चैप्टर 12 देखते हैं हम लोग। बंद कर देना। देखें टॉपिक, ये चैप्टर जो है 12, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रोसेस तो हम लोगों को समझना नहीं है। एप्लीकेशन और प्रिंसिपल जो है हम लोग पढ़ लिए, इसमें केवल उपयोग पढ़ना है। तो उपयोग में जो है बस लाइनें जो है हम लोगों को याद रखनी है। चैप्टर का नाम क्या है जरा बताएं हम लोग। चैप्टर 12 जो है जैव प्रौद्योगिकी ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को उसके उपयोग को पढ़ना है। ठीक है ना। इसके पहले वाला भी जैव प्रौद्योगिकी था, लेकिन वहाँ सिद्धांत और प्रक्रम, ठीक है ना, ये पढ़ना था। यहाँ पे क्या पढ़ना है, इसका उपयोग पढ़ना है। टॉपिक भले ही ज़्यादा दिख रहे हों, लेकिन है छोटा चैप्टर, ठीक है ना। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, और फिर जो है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, और उसके बाद पढ़ेंगे परजीवी जंतु, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नैतिक प्रश्न, नैतिक मुद्दे। समझ में आया ना। तो अब चले जरा देखते हैं हम लोग। पिछले चैप्टर में हम लोग देख लिए हैं कि आनुवांशिक रूप से, ठीक है ना, रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधों और जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भैषजिक और जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी विधियां आएंगी उसके अंतर्गत, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना। हम लोग जीएमसी बना सकते हैं। इस चैप्टर में 3 इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है ना, और वो फुल फॉर्म जो है मोस्टली पूछा ही जाता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, जीएमओ। समझ में आया ना। जीएमओ किसको कहते हैं, समझ में आया ना। जीएमओ हो गया। जीएमसी, ये जीएमसी क्या होता है, क्रॉप्स। समझ में आया ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ऊपर से देख के और लिख लेंगे हम लोग, सी के बदले क्या हो जाएगा, क्रॉप्स हो जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीएमएफ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ठीक है ना, फूड हो जाता है। ऐसे करके जो है हम लोग इसका फुल फॉर्म बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, एक और फुल फॉर्म, ये जरूरी है, ठीक है ना, जीईएसी। तो जीईएसी क्या है, जेनेटिक इंजीनियर्ड, जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रूवल, हाँ बिल्कुल, अप्रूवल कमिटी। समझ में आया ना। ये सब डेफिनेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया ना। ये हाँ, ये डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इनका जो है फुल फॉर्म पहले हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, और डेफिनेशन इसका याद रखेंगे। इसका डेफिनेशन जो है हम लोगों को याद रखना होगा। आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, ठीक है ना, इसका डेफिनेशन याद रखना होगा हम लोगों को। बंद कर देना है, ठीक है। जीएमओ हम लोग किसको कहते हैं, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव। आराम से, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव हम लोग किसको कहते हैं बताएं, जिन जीवों का, ठीक है ना, वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा उनके जीनों को मॉडिफाई किया गया है, रूपांतरित किया गया है, उनको हम लोग कहेंगे आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या होता है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। आनुवांशिकता रूपांतरित
और यहाँ पे फसल दिया हुआ है, फसल जो है वो क्रॉप्स के लिए है, ऑर्गेनिज्म होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, जीव, ठीक है ना, आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव होता है, तो आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव, समझ में आया ना। और जीएमसी हो जाएगा आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलें, ठीक है ना। और ये हो जाएगा जीईएसी, क्या चीज़, जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, ठीक है ना। ये अप्रूव करती है जो चीज़ का जीन हम लोग बदलेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको मार्केट में यूं ही ला सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। हो सकता है किसी साइंटिस्ट का दिमाग थोड़ा खुराफाती चल गया, ठीक है, और वो किसी कुत्ते में खूंखार जानवर का जीन जोड़ के मार्केट में छोड़ दे, तो अब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो है इनको अप्रूव कराना पड़ता है पहले कि भाई ऐसा ऐसा काम हमने किया है, ठीक है ना। इस तरह का जीन मॉडिफाई करके और ऑर्गेनिज्म बनवाया है, ये कमिटी है जो उनको अप्रूव करती है, तभी उसको मार्केट में ला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ला सकते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक क्या हैं, अनुसंधान क्षेत्र हैं, और वो तीनों क्षेत्र हम लोग याद रखें। जैव प्रौद्योगिकी किन क्षेत्रों में काम करती है, तो सबसे पहले ये सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में, ठीक है ना, उन्नत जीवों का प्रयोग करती है, यानी एंजाइम का निर्माण करना, एंटीबायोटिक का निर्माण करना, ये सब सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके एंजाइमों का निर्माण करना। पहला क्षेत्र हो गया बायो टेक्नोलॉजी का। दूसरा क्षेत्र है किसका निर्माण करना, उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, समझ में आया ना। और तीसरा है अनुप्रवाह प्रक्रमण, बंद कर देना है पूरा, तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में क्या चीज़ उपयोग करना, समझ में आया ना। इस तरह से प्रयोग किया जाता है किसका, जैव प्रौद्योगिकी का। जैव प्रौद्योगिकी के कितने क्षेत्र हैं बताएं, 3 क्षेत्र हैं, समझ में आया ना, 3 क्षेत्र हैं इसके। और इसके बाद देखें हम लोग, कहा जा रहा है ना कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है कैसे किया जाता है, ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। पहला टॉपिक क्या हो गया, खेती में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये हम लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोगों को दिया है कृषि रसायन आधारित कृषि, ठीक है ना, कृषि रसायन आधारित कृषि। दूसरा हो जाएगा क्या चीज़, कार्बनिक कृषि। और तीसरा हो जाएगा आनुवांशिकतः निर्मित फसल आधारित कृषि, समझ में आ रहा है ना। 3 प्रकार की खेती हम लोग कर सकते हैं, कृषि रसायन, ठीक है ना, कार्बनिक कृषि, और क्या चीज़, आनुवांशिकतः निर्मित फसल आधारित कृषि। तो इन तीनों में से जो है कौन क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, आगे एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोगों को दिया है। फिलहाल इतना ही याद रखें कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे हो सकता है बताएं, कृषि रसायन आधारित खेती में, कार्बनिक खेती में, और किस में, आनुवांशिकतः निर्मित फसल आधारित खेती में, ठीक है ना। हरित क्रांति में जो है हम लोग पढ़े थे, हरित क्रांति के जनक कौन, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है ना। एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक है। तो हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में, हरित क्रांति क्यों हुई थी, इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी कि उस जनसंख्या के भोजन की मांग को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो है हरित क्रांति की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। हरित क्रांति लाया गया ताकि उसमें फसल सुधार करके और उत्पादन को हम लोग बढ़ा सकें, ताकि सबका पेट जो है क्या हो जाए, भर जाए, ठीक है ना। बताया जा रहा ना कि खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद भी मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती गई और उसका पेट भर पाना मुश्किल था, समझ में आया ना। अभी भी आज जो है हम लोग 146 करोड़ हो गए हैं, तो 146 करोड़ लोगों का पेट भरना हो अगर एकदम शुद्ध देसी जो है फसलों से, है संभव, देसी चिकन, देसी जो है अंडे, देसी जो है सारे फसल वगैरह वो सब खिलाए जाएं, पेट भर पाएगा, नहीं भरेगा, मैक्सिमम लोग जो है भूखे मर जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ज़रूरत थी यहाँ पे एक और ऐसी टेक्नोलॉजी की जो उत्पादन को और बढ़ा सके, समझ में आ रहा है ना। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतया उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों का प्रयोग एक कारण है। हरित क्रांति में कृषि रसायन का उपयोग ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था, समझ में आया ना। फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो बहुत अधिक हुआ था।
तो ये देखना है कि हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ भी हिसाब से करें, हमारे फसल को कोई नुकसान भी ना हो और उनकी पोषक गुणवत्ता भी जो है बनी रहे, सब चीज़ देखना है, ठीक है ना। तो विकासशील देश के किसान जो है ना, कृषि रसायन उनके लिए काफ़ी महंगे पड़ते हैं और परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। तब फिर जो है उनके लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव वे तलाशना होगा, ठीक है ना। एक जो है वैकल्पिक रास्ता जो है ढूंढना होगा। और वो वैकल्पिक रास्ता क्या था? आनुवांशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों से सर्वाधिक उत्पादन ले सके, ठीक है ना। तो वो देखें हम लोग कैसे किया जाता है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इसका कि कैसे हम लोग खेती में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, क्यों किया गया, ये इसका इतिहास था। लेकिन अब देखें शुरुआत हो रहा है। ऐसे पौधे, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, ये परिभाषा को याद कर लेंगे, एकदम घर पे जाके इसको लिखेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है ना। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक, जंतु, ठीक है ना, जिनके जीन्स को हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, समझ में आया ना, जिनका जीन बदला जा चुका है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव कहते हैं। आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जानते हैं एनसीईआरटी है, मिस्टेक कर सकता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम लोग जो है मैनेज करेंगे। देखें यहाँ तक जो है इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। किसका डेफिनेशन बताएं? जीएमओ का। और इसको हम लोग स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये काफ़ी दिन से पूछा नहीं है ये सवाल, तो इस बार जो है पूछे जाने का बेहद चांस है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग याद रख लेंगे। और ऐसे भी इसमें याद रखने जैसी कोई चीज़ है नहीं, हम लोग जानते हैं इसका नाम अगर याद रहता है ना तो हम लोग परिभाषा अपने से लिख सकते हैं, जीएमओ, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। वे जीन, वे जीव, समझ में आया ना, वे जीव। और वो जीव कौन हो सकते हैं? सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, कुछ भी, समझ में आया ना। तो वे जीव जिनके जीन को हस्त कौशल द्वारा जो है रूपांतरित किया जा चुका है, परिवर्तित किया जा चुका है वांछित उत्पाद या सेवाएं प्राप्त करने के लिए, उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे? आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहेंगे। याद हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। जीएमओ का व्यवहार जो है स्थानांतरित जीन की प्रकृति पर, जीएमओ जो बनाए हैं हम लोग, उसका व्यवहार कैसा है ये निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बताएं? जीन की प्रकृति, परपोषी पौधे, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति और खाद्य जाल पर भी निर्भर करता है। खाद्य जाल कितने तरह का होता है? कौन कौन? डीएफसी और जीएफसी, ठीक है ना। हम लोग किस में आते हैं? डीएफसी में कि जीएफसी में? नहीं, जीएफसी में आते हैं हम लोग, ठीक है ना, ग्रेजिंग फूड चेन। और डीएफसी क्या होता है? डेट्राइटस फूड चेन। फूड चेन दो तरह का, एक डेट्राइटस फूड चेन और एक कौन सा? ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन, चारण खाद्य श्रृंखला। और एक होता है डेट्राइटस फूड चेन, अपरद खाद्य श्रृंखला। समझ में आया ना। तो डीएफसी जो है वो हमने बताया है कि जब जहाँ पे सारे जीव जो है खाना बंद कर देते हैं, वहाँ से कौन चालू करता है? डीएफसी चालू करता है। जैसे मान के चले कोई पौधा है, उसकी मृत्यु हो गई, उसको किसी जीव ने नहीं खाया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको कौन खाएगा? डीएफसी। डीएफसी में वो चला जाएगा, उसको सूक्ष्म जीव खाएंगे। समझ में आया ना। अगर कोई जानवर है, कोई बकरी ही है, उसको किसी ने नहीं खाया, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद जो है वो कौन से फूड चेन में जाएगी? जीएफसी में कि डीएफसी में? डीएफसी में जाएगी। समझ में आया ना। कोई भी जीव मृत्यु के बाद जो है किस में पहुंचता है? डीएफसी में। और जीएफसी ये जीवित जीवों की खाद्य श्रृंखला है। समझ में आया ना। किन की खाद्य श्रृंखला है? जीवित जीवों की। तो चले अब हम लोग देखते हैं। सवाल है कि जिन जीवों को, जिन पौधों को, जीवों की बात नहीं करेंगे किसकी बात करेंगे? पौधों की बात करेंगे। जिन पौधों को आनुवांशिकतः रूपांतरित किया गया है, उनमें कौन कौन सी खास बातें आती हैं, कौन कौन से खास लक्षण आते हैं, वो हम लोग देखेंगे।
तो आनुवांशिकता रूपांतरण द्वारा हम लोग जो है कैसे कैसे पौधे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं और इन पांचों को जो है हम लोगों को लिखना होगा। कहा जाएगा कि जीएमओ बनाने के क्या क्या लाभ हैं आप बताएं, या जीएमसी बनाने के क्या क्या लाभ हैं आप बताएं। तो सबसे पहले तो जब हम लोग जीएमओ बना देंगे ना, इनमें क्षमता आ जाएगी। किसकी क्षमता आ जाएगी? अजैव प्रतिबलों को सहने की क्षमता। अजैव प्रतिबल, एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस में क्या आता है? ठंडा, सूखा, लवण, ताप जैसे पौधों को हम लोग देखेंगे। अभी सारे पौधों में जो है ना मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो गया है। अभी का जो मौसम है देख रहे हैं ना, पौधों में वृद्धि होगी क्या? इस मौसम में कोई पौधा लगाएंगे, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? वो खुद ही लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? एबायोटिक स्ट्रेस से लड़ रहा है, अजैव प्रतिबल से लड़ रहा है। समझ में आया ना? ठंडी से लड़ रहा है। और खूब ज़्यादा जब गर्मी आती है उस समय भी हम लोग देखेंगे पौधों की क्या स्थिति होती है। उस समय भी पौधे लड़ रहे होते हैं। किससे लड़ रहे होते हैं? एबायोटिक स्ट्रेस से। तो साल भर में तो कई बार जो है एबायोटिक स्ट्रेस से लड़ना पड़ता है। सूखा भी हम लोग जानते हैं, खैर अभी तो मतलब टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे बढ़ी है तो सूखा जो है वो कम आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जहाँ पे सूखा की समस्या है। समझ में आ रहा है ना? लवण, सैलिनिटी इसको बोलते हैं हम लोग, खारापन, मिट्टी का खारा हो जाना। तो इन सब के प्रति लड़ने की क्षमता विकसित कर सकते हैं हम लोग। किसमें? फसलों में। किसके द्वारा? आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा। समझ में आ रहा है ना? आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा ऐसे पौधे तैयार कर सकते हैं जो ठंडी से लड़ ले, सूखा से लड़ ले और लवण से या फिर किससे? ताप से। इनसे लड़ सकता है पौधा। के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण। समझ में आया ना? दूसरा देखें हम लोग, रासायनिक पीड़क नाशकों पर कम निर्भरता, जिनको हम लोग पीड़क रोधी फसल कहते हैं, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल कहते हैं। यानी केमिकल फर्टिलाइजर जो है, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं कि नहीं हम लोग? छिड़काव करते हैं अपनी फसलों पे पीड़कों से बचाने के लिए अपने फसल को। तो अब पीड़कों का छिड़काव, पीड़कनाशियों का छिड़काव नहीं करना है, बल्कि हम लोग अपने पौधों का जीन ही बदल देंगे। पौधों का जीन बदल देंगे ताकि क्या होगा बताएं? पौधों का जीन बदल देंगे ताकि जब उनको कोई पीड़क आके खाता है उस पीड़क की मृत्यु हो जाएगी। इसका सबसे बेहतर उदाहरण जो है हम लोग जानते हैं, कौन है? बीटी कपास। बहुत बढ़िया। बीटी कपास जो है इसका बेहतर उदाहरण है, क्योंकि बीटी कपास में हम लोग ऐसा जीन डाल दिए हैं कि जैसे ही बॉलवर्म आके उसको खाता है, गोलकृमि आके उसको खाता है, उसका पेट फट जाएगा, पेट में छेद हो जाएगा और उसके बाद जो है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अब वैसे फसल पे पीड़कनाशियों का छिड़काव करना होगा क्या? नहीं करना होगा, ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया ना? क्योंकि हमने उसका जीन बदल दिया है। तो ये फायदा है। दूसरा क्या है बताएं? कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक। कटाई के बाद जो है ना बहुत सारा नुकसान होता है फसल का, लेकिन वो एक व्यक्ति अगर देखे कि नुकसान हुआ है तो एक व्यक्ति को बहुत कम लगता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में अगर देखें कि कटाई के पश्चात कितना नुकसान हो रहा है, अगर उस सारे अनाज को इकट्ठा किया जाए तो कितने लोगों का हम लोग पेट भर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है मतलब इस इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए तो उसको जो है हम लोग कोशिश करें कि कम से कम हो। कटाई के बाद जो है फसलों का नुकसान जो है वो बहुत कम हो। समझ में आया ना? ऐसी कोशिश होनी चाहिए हमारी। तो ऐसा कोशिश जो है कर सकते हैं हम लोग बिल्कुल। किसके द्वारा? आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा, जीएमओ बना के। ठीक है। चौथा देखें हम लोग, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। समझ में आया ना? खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि का मतलब क्या? जैसे कुछ पौधे होते हैं जो मिट्टी से लगातार जो है पोषक तत्व ले रहे हैं, तो पोषक तत्व लगातार ले रहे हैं तो इससे मिट्टी की पोषक गुणवत्ता कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। हम लोग ऐसा फसल बनाएं जीएमओ द्वारा, ठीक है ना, जो मिट्टी से पोषक तत्व तो ले लेकिन कम मात्रा में। समझ में आ रहा है ना? कम मात्रा में पोषक तत्व ले। तो कम मात्रा में पोषक तत्व लेगा तो क्या होगा? मृदा की उर्वरता समापन को रोकता है यह। ठीक है ना? मिट्टी की उर्वरता जो है जल्दी समाप्त नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये फायदे हो सकते हैं। अगला देखें हम लोग, जीएमओ द्वारा क्या फायदा है? खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि। पोषणिक स्तर का मतलब क्या?
हम लोग देसी फसल खाएं और विदेशी या हाइब्रिड खाएं, दोनों में से कौन बेहतर होता है? किसको लोग बेहतर मानते हैं? देसी को क्यों बेहतर माना जाता है? उसकी पोषण क्षमता जो है ना, पोषक गुणवत्ता वो काफ़ी बेहतर है। समझ में आ रहा है ना? तो पोषक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हम लोग जीएमओ का प्रयोग कर सकते हैं, जीवों को आनुवांशिकता रूपांतरित कर सकते हैं, फसल को आनुवांशिकता रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे उदाहरण में एक दिया हुआ है, हम लोगों को याद रखना चाहिए, विटामिन ए समृद्ध धान कौन है? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का नाम हम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है ना? सुनहरा धान। सुनहरा धान क्या करता है बताएं? सुनहरा धान अगर खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा क्या? नहीं, विटामिन ए मिलेगा। क्या मिलेगा? विटामिन ए। तो ये सब फायदे हो गए। किसके फायदे हो गए बताएं? आनुवांशिक रूपांतरित जीवों के। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। समझ में आ रहा है ना? अब देखें, एक हम लोगों को अगला उदाहरण दिया गया है बीटी के बारे में। ये बीटी जो है, इसका नाम हम लोग बार बार सुनते हैं। बीटी नाम जो है ये दिया गया है किसके लिए बताएं जरा? हाँ, बीटी जो है एक प्रकार का क्या है बताएं? जीव विष। इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना? और ये पीड़क नाशकों की मात्रा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। बीटी का फुल फॉर्म क्या होगा बताएं? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसी को संक्षेप में, शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं? बीटी कहते हैं। तो बीटी पौधों को अगर बनाते हैं हम लोग, बीटी पौधों को बनाने से क्या फ़ायदा होगा बताएं जरा हम लोग? बीटी जो है पौधों को बनाने से फ़ायदा होगा कि अब हम लोग हर पौधे में ये पीड़क नाशकों की जो मात्रा है ना, इसको हम लोग हटा सकते हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देखे ही, पीड़क नाशकों की मात्रा पर जो है निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है ना? किसके द्वारा? बीटी जीन के द्वारा, ठीक है ना? बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा। तो देखें हम लोग एक बार, इसमें कौन कौन से फसल आते हैं वो जरा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा क्या चीज़? बीटी कपास। दूसरे नंबर पे बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी आलू, बीटी सोयाबीन, और भी हैं, लेकिन जो है इतने सारे पौधे जो है वो बनाए गए हैं बीटी का जीन उपयोग करके, बैसिलस थुरिंजिएंसिस का जीन उपयोग करके। समझ में आया ना? तो अब देखें, इसमें सबसे पहले उदाहरण हम लोग किसका पढ़ेंगे बताएं? बीटी कपास। बीटी कपास किसको कहते हैं बताएं? बैसिलस थुरिंजिएंसिस की कुछ ऐसी नस्लें हैं जो ऐसा प्रोटीन बनाती है ना, जो विशिष्ट कीटों जैसे किससे किससे लड़ सकता है बताएं? लिथिडोप्टेशन, ठीक है ना? इसका नाम जो है थोड़ा अजीब तरीके का दिया है। तंबाकू की कली का कीड़ा इसको हम लोग बोलते हैं, आर्मी वॉर्म, ठीक है ना? सैनिक कीड़ा इसको कहते हैं, लिथिडोप्टेशन, ठीक है ना? और कोलियोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन हो गया भृंग जिसको बोलते हैं, डिप्टेरॉन मक्खी मच्छर, इन सब को मारने में सहायक है। इतने सारे कीड़ों को मार सकता है कौन? बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा बनाया गया प्रोटीन, ठीक है ना? और इसी का उपयोग किया जाता है बीटी कपास बनाने में, ठीक है? तो बीटी कपास एक आनुवांशिकता क्या है? रूपांतरित पौधा है, फसल है, जो हम लोगों के पौधे को किससे बचाता है? पीड़कों से, ठीक है ना? देखें हम लोग, बताया जा रहा ना कि ये प्रोटीन रवा का निर्माण करते हैं ये जीन, ठीक है ना? और ये प्रोटीन जो है कैसा होता है? कीटनाशक प्रोटीन होता है, विषाक्त, वो भी विषाक्त। देख रहे हैं ना? विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन मतलब ये जहरीला जो है कीटनाशक प्रोटीन होता है। और यहाँ पे दिया गया है, यहाँ जो जो टिक करेंगे उसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना? इसलिए कि वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। देखिए, बताया जा रहा है ना कि यह जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता है? सवाल है, बैसिलस को क्यों नहीं मारता है? क्योंकि देखें, ये बीटी जीव विष प्रोटीन जो है ना, ये प्राक जीव में निष्क्रिय अवस्था में होता है। किस रूप में होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है। निष्क्रिय अवस्था में होने का मतलब क्या हो गया? वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। बीटी के अंदर ये किस अवस्था में रहेगा? निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, निष्क्रिय अवस्था में। लेकिन जैसे ही कीट, कौन सा कीट? गोल कृमि या फिर लिथिडोप्टेशन, कोलियोप्टेरॉन, ठीक है ना? ये जो भी नाम हम लोग ऊपर पढ़े हैं, उसमें से कोई सा भी जीव कीट जो है इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है।
इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो क्रिस्टल्स हैं, वो आंत में कैसा पीएच बना देते हैं? क्षारीय पीएच बना देते हैं। और क्षारीय पीएच के कारण, इनके आंत में क्षारीय पीएच होता है, इन कीड़ों के आंत में क्षारीय पीएच होता है। तो क्षारीय पीएच के संपर्क में जब जाएगा ना वो प्रोटीन का रवा क्रिस्टल्स, तो वो क्रिस्टल्स जाके वहाँ पे घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंद कर उसमें क्या कर देता है? हाँ, तो बताएं जरा, कीट के पेट में कैसा पीएच होता है? क्षारीय पीएच होता है। क्षारीय पीएच किसको सक्रिय बना देता है? बीटी जीव विष को, बीटी प्रोटीन को, क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन को, रवाकृत प्रोटीन को। समझ में आया ना? और वो रवाकृत प्रोटीन क्षारीय पीएच में जाने के बाद क्या हो जाता है? घुल जाता है, घुल के सक्रिय हो जाएगा। और घुल के सक्रिय होके किससे बंधेगा? उस कीट के आंत के उपकला कोशिकाओं में, एपिथेलियल सेल्स में जो है वो बंध जाएगा। और एपिथेलियल सेल्स से बंध के क्या होगा? उसमें छिद्र बना देगा, जिस कारण कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और कीट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जो है हम लोग बैसिलस थुरिंजिएंसिस के अलग अलग प्रकार के जीनों का प्रयोग किए हैं। तो ये जीनों के नाम हमको याद रखने होंगे। ये जीनों के नाम हम लोगों को दिए गए हैं। जैसे देखें, जो जीन ये काम करता है, ये शुभ कार्य करता है, उस जीन समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बताएं। क्राइजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राइजीन कहते हैं। तो क्राइजीन जो है वो होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे क्राई 1AC और क्राई 2AB। तो क्राई 1AC और क्राई 2AB ये किसके लिए प्रयोग होता है? बताएं। कपास के मुकुल कृमि के लिए, बर्ड वॉर्म, ठीक है ना? कपास के मुकुल कृमि के लिए कौन कौन सा जीन, ये जीन हम लोग याद रखें। क्राई 1AC और क्राई 2AB, ठीक है ना? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों जीन के नाम याद रखेंगे। क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये दोनों जीन किसके लिए है? वहीं अगर बात करें हम लोग मक्का के लिए, मक्का के छेदक के लिए, मक्का छेदक के लिए, तो मक्का छेदक को नियंत्रित करने के लिए कौन सा जीन प्रयोग किया जाता है? क्राई 1AB। देखिए नाम एकदम मिलता जुलता है। क्राई 2AB, क्राई 1AB, क्राई 1AC। देख रहे हैं ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्राई 1AC और क्राई 2AB किसके लिए? कपास के मुकुल कृमि के लिए। और क्राई 1AB किसके लिए? मक्का छेदक के लिए, ठीक है ना? मक्का छेदक, मक्के को छेद के जो है उसमें घुस जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमने देखा किसके बारे में? हाँ, बायोलॉजी जो है सबसे अच्छा टंग ट्विस्टर है। समझ में आ रहा है ना? बायोलॉजी बोल लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है सब कुछ सीख जाएंगे बोलना। जैसे हम लोग जानते हैं अंग्रेजी का जो है सबसे बड़ा शब्द वो बायोलॉजी का है। पूरे इंग्लिश डिक्शनरी का सबसे बड़ा वर्ड जो है वो किसका है? बायोलॉजी का है, ठीक है ना? कौन सा? निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कोनोकोनियोसिस। समझ में आ रहा है ना? 45 लेटर्स का है, ज़्यादा नहीं है। 5 और होता तो अर्धशतक होता। समझ में आया ना? 45 लेटर्स का ये वर्ड है। और ये एक बीमारी है जो बायोलॉजी से रिलेट करता है, बायोलॉजी का वर्ड है ये, ठीक है? ये देखें हम लोग किसका फोटो दिखाया गया बताएं? बीटी कपास। ये देखें, गोलक सलभ कृमि द्वारा नष्ट, ये अ नंबर देखें, इसको जो है छेद कर दिया है गोल कृमि, बॉलवर्म। और ये जो है हम लोगों को दिखाया गया है पूर्णतया परिपक्व कपास गोलक। ऐसे ही कपास का गोला निकाला जाता है और इसे क्या बनाया जाता है? कपड़ा। हाँ, कपड़ा बनाया जाता है। अगला हम लोग देखें, याद रखेंगे, यहाँ भी एक पीड़क प्रतिरोधी पौधा बनाया जा रहा है जो एक सूत्र कृमि, देख रहे हैं ना? मानव सहित कई अन्य जंतुओं और कई किस्म के पौधों में परजीवी होते हैं। नाम है उस सूत्र कृमि का क्या चीज? जरा पढ़े हम लोग। मिलवाडेगाइन इनकोग्निशिया, ठीक है ना? क्या नाम है? इनकोग्निशिया। पढ़ पाएंगे ना? ये किसको रोकता है बताएं? तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है, ठीक है ना? और उसकी पैदावार को क्या कर देता है? कम कर देता है।
तो हम लोग इसको ठीक करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा तकनीक? आरएनए इंटरफेरेंस। याद रखेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस। समझ में आया ना? इस संक्रमण को रोकने के लिए हम लोग आरएनए अंतरक्षेप की क्रिया अपनाते हैं। आरएनए अंतरक्षेप में क्या किया जाता है? एक दूत आरएनए जो है भेज दिया जाता है इस सूत्रकृमि के अंदर, जो उसमें उस वाले प्रोटीन का संश्लेषण या ट्रांसलेशन जो है रोक देता है, ठीक है ना, जो तंबाकू के पौधों को तंबाकू के पौधे की जड़ों को नष्ट करते हैं। तो यहाँ याद रखने जैसी चीज़ क्या है? इसका नाम, और ये तंबाकू के पौधे के किस भाग को इन्फेक्ट करता है? जड़ को। याद रखेंगे, ये किन को इन्फेक्ट करता है? जड़ को। पत्तियों को, तना को, जड़ को, फल को क्या टिक करेंगे हम लोग? जड़ को। याद रखेंगे, मिलवाडेगाइन इनकोग्निसिया। क्या है ये? सूत्रकृमि, नेमाटोड है ये, ठीक है ना, नेमाटोड हम लोग बोलते हैं। किसके द्वारा ठीक किया जाता है? आरएनए अंतरक्षेप, आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा। और यहाँ पे एक डिफिनीशन भी आएगा, ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन किसको कहते हैं बताएं? जंपिंग जीन्स इनको कहा जाता है, ट्रांसपोजोन को, ठीक है ना। ट्रांसपोजोन यहाँ देख रहे हैं ना, ट्रांसपोजोन होता है। ट्रांसपोजोन हम लोग जंपिंग जीन्स को बोलते हैं, जो जीन अपना जगह बदलते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? जंपिंग जीन्स। बंदर कभी स्थिर रहता है? कूद के इस डाली पे, कूद के उस डाली पे, वैसे ही ये जीन होते हैं। ये जीन कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनका नाम रख दिया गया है क्या चीज़? जंपिंग जीन्स। और क्या नाम रखा गया है? ट्रांसपोजोन। और क्या नाम रखा गया है? परांतरिक, ठीक है। और क्या नाम रखा गया है? मोबाइल जीन। क्या नाम रखा गया है? मोबाइल को हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं ना, घूमते रहता है, ठीक है ना। मोबाइल जेनेटिक मटेरियल इसी को कहा जाता है। तो अलग अलग नाम दे देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। बेचारे बच्चे निर्दोष, ठीक है। देखिए हम लोग अगला समझते हैं अब किसके बारे में? एग्रोबैक्टीरियम संवाहक। एग्रोबैक्टीरियम संवाहक जो है, इसका उपयोग करके सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधे में प्रवेश कराया जा चुका है, ठीक है ना। और ये परपोषी में जाने के बाद सेंस और एंटीसेंस दो तरह के आरएनए का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। खैर यहाँ से ज़रूरी चीज़ें नहीं है, इनका हम लोग जो है यहाँ पे याद रखने जैसा कुछ नहीं है। एक हम लोग देखते हैं, और चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये इस चैप्टर का जो है कितना? 2nd नंबर टॉपिक है, ठीक है ना। 2nd टॉपिक में हम लोग चलें, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है प्रभावी चिकित्सीय औषधियों को बनाने के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि वर्तमान में पुनर्योगज औषधियाँ कितनी बनाई जा चुकी हैं? देखें, पूरे विश्व में 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियाँ बनाई जा चुकी हैं, रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स बनाई जा चुकी हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। मार्केट अभी तक जो है विश्व में कितना? 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स जो है बनाई जा चुकी हैं, और इनमें से 12 भारत में विपणित हो रही हैं। 12 का मार्केटिंग जो है वो हो रहा है कहाँ? इंडिया में। समझ में आ रहा है ना। तो ये लाइनें हम लोग याद रखेंगे, और इसके बाद देखें हम लोग घर पे जाने के बाद ये सब लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया हमारे पास, बहुत ही अच्छा। ये क्या है बताएं? आनुवांशिकता रूपांतरित आनुवांशिकता रूपांतरित एस्चेरिचिया कोलाई, जो बनाता है क्या चीज़? इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन बनाता है, आराम से जाना है। इंसुलिन जो है बनाता है। और देखिए हम लोग वयस्क में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय पर अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे कि मधुमेह के रोगियों का इलाज क्या देके किया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन देके किया जाता है। ये बात पढ़े थे ना क्लास 10 में। अब पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वयस्क मनुष्यों में अगर इंसुलिन की दिक्कत है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक किया जा सकता है एक ही विधि द्वारा। और वो विधि कौन है? इंसुलिन देकर। उन व्यक्तियों को क्या दे देंगे हम लोग? इंसुलिन का इंजेक्शन। इंसुलिन का इंजेक्शन इंट्रामसलर लिया जाता है। इंट्रामसलर मतलब
उसको जो है सीधे लेना पड़ता है 90 डिग्री पे एकदम। समझ में आया ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने से लेते हैं ना जी, अपने से पेट में इधर, हाँ अपने से ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, अपने से लेना पड़ता है, रोज रोज कहाँ जाएंगे लेने के लिए, तो उसको इंट्रामसलर लेना होता है। इंट्रामसलर इंजेक्शन का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, पूरा जो है खड़े जो है एकदम उसको लगाना होता है इंजेक्शन को। समझ में आ रहा है ना। तो देखें, मानव इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी क्या करेंगे, सवाल है। मानव इंसुलिन जो है वो अगर उपयुक्त मात्रा में न हो तो क्या किया जाएगा। इसकी कहानी हम लोग पूरी जानते हैं कि पहले जो है इंसुलिन की कमी अगर होती थी, इंसुलिन बनाता कौन है, कल भी पढ़े थे हम लोगों के, अग्नाशय, हम लोगों के शरीर में एक अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, उस पे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं, जिसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी, वो अपने ही नाम पे रख दिए, ठीक है ना, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। तो हमारे पैंक्रियाज पे दो भाग बनाया गया, दो तरह की सेल्स बनाई गई हैं, इसको डुअल ग्लैंड भी बोलते हैं। समझ में आया ना, डुअल ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है, ठीक है ना, दोनों तरह की ग्रंथि है। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कौन कौन, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। समझ में आ रहा है ना, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं, अभी याद आ रहा है। तो अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं क्या क्या बनाती हैं, अल्फा कोशिकाएं क्या बनाती हैं, अब बता दो, ये भी तो बताए थे। अब फिर से इसीलिए तो बताया जा रहा है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन। ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को घटाता है। समझाया था ना, दोनों का बैलेंस बना रहना चाहिए। तो जब हमारे शरीर में बीटा कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं, तब इंसुलिन का उत्पादन जो है कम हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो पुराने ज़माने में इंसुलिन जो है वो जब कमी होती थी, शुगर किसी को होता था, मधुमेह होता था, डायबिटीज़ इंसिपाइडस और डायबिटीज़ मेलाइटस, ये दो स्थितियां हैं डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ इंसिपाइडस और डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस को हम लोग मधुमेह कहते हैं, ये चरम सीमा पर पहुंच जाता है जब, तब उसको जो है डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। और उसका इलाज जो है एक ही उपाय है, इंसुलिन दे के किया जाता है, ठीक है ना। तो सवाल है कि पहले के टाइम में इंसुलिन कहाँ से आता था, पढ़े हम लोग, कहाँ से आता था, सूअर के शरीर से निकाला जाता था, उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाला जाता था, इंसानों को दिया जाता था, मार्केटिंग किया जाता था इसी का। तो एक जीव का निकाल के दूसरे जीव को हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ऐसा ये मतलब अगर नैतिक रूप से सोचें तो ये गलत है। समझ में आ रहा है ना, नैतिक रूप से देखा जाए तो ये गलत है। फिर उसको भी तो ज़रूरत है, समझ में आ रहा है ना, उसको भी इंसुलिन की ज़रूरत है, उसको भी तो अपना खाना पचाना है। तो ये चीज़ जो है गलत है। प्लस दूसरा ऐसा होने लगा कि मनुष्य जो है ना वो मतलब उनको और बीमारियां होने लगी। जैसे मान के चले मधुमेह जो है ठीक करने के लिए वो सूअरों का इंसुलिन उपयोग कर रहे हैं, पता चला कोई और बीमारी हो गई, तब फिर उसके बाद जो है इसका उपयोग करना बंद कर दिया गया। समझ में आया ना, किसका उपयोग करना बंद कर दिया गया, उनके शरीर से निकाला गया जो इंसुलिन था उसको बंद कर दिया गया। अब तकनीक लाया गया किसके द्वारा, अमेरिका की एक कंपनी द्वारा, अमेरिका की कंपनी जिसका नाम था, बताएं, अमेरिका की एक कंपनी जिसने इंसुलिन बनाने की तकनीक जो है खोजी थी, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, एली लिली। समझ में आया ना। तो एली लिली जो है ये एक कंपनी थी अमेरिका की जिसने सन 1983 में, समझ में आ रहा है ना, 1983 में जो है इंसुलिन बनाने के लिए, मानव इंसुलिन बनाने की तकनीक का खोज किया और इसने बताया कि हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग बताएं, ई कोलाई का। इस बेचारे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाले हैं नहीं। समझ में आ रहा है ना। ई कोलाई जो है
इसका उपयोग करके हम लोग किसका उत्पादन कर सकते हैं बताएं? इंसुलिन का उत्पादन कर सकते हैं। ये बात कब पता चली थी? सन 1983 में। इसके पहले जो है इंसुलिन कहाँ से लिया जाता था बताएं? ये देखें हम लोग, ये लिखा हुआ है इंसुलिन जो है, इसके पहले लिया जाने वाला इंसुलिन जानवरों, ठीक है ना, खास तौर पे उनको मारकर, समझ में आ रहा है ना, उनको मारकर उनके अग्नाशय से क्या किया जाता था? निकाला जाता था, ठीक है ना। लेकिन कुछ ये जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी, रिएक्शन कर जाता था। इंसुलिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, समझ में आया ना, ये हार्मोन भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन लेने से, बाहरी प्रोटीन है, बाहरी प्रोटीन हमारा शरीर एक्सेप्ट कर सकता है क्या? सब किसी का शरीर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कुछ लोगों में एलर्जी हो सकती है। तो ऐसी घटना इससे बनाए गए इंसुलिन में नहीं थी। इससे बनाया गया जो इंसुलिन था ना, हर एक व्यक्ति का शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता था। तो सवाल है कि इंसुलिन जो है उसकी संरचना होती कैसी है, ये हम लोग याद रखेंगे। और मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन इससे दिए भी थे हम, ठीक है ना, मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन दिया गया था। देखिए जरा एक बार हम लोग इस फिगर को देखते हैं। ये फिगर बताएं क्या समझा रहा है हम लोगों को? इंसुलिन की संरचना बता रहा है। ये फिगर जो है किसकी संरचना बता रहा है? कौन से इंसुलिन की? प्राक इंसुलिन और परिपक्व इंसुलिन, दो इंसुलिन दिया गया है। ये जो दिया गया है ना, ये प्रो इंसुलिन है। कौन सा इंसुलिन? और ये कौन सा इंसुलिन है? मैच्योर। कौन सा इंसुलिन है? मैच्योर इंसुलिन है। तो प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन दोनों में क्या फर्क होता है? प्रो इंसुलिन जो होता है उसमें 3 श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? 3 श्रृंखलाएं होती हैं। और ये जो मैच्योर इंसुलिन होता है इसमें मात्र 2 ही श्रृंखलाएं होती है। एक श्रृंखला अलग किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी श्रृंखला को अलग किया जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे किसको अलग किया जाता है? सी पेप्टाइड को अलग किया जाता है। किसको अलग किया जाता है? सी पेप्टाइड को अलग किया जाता है, ठीक है ना। और किसको किसको रखा जाता है? ए पेप्टाइड को रखा जाता है और बी पेप्टाइड को रखा जाता है। इन दोनों पेप्टाइडों को किस बंधन द्वारा जोड़ते हैं? डाइसल्फाइड बंधन द्वारा। याद रहेगा ना, किस बंधन द्वारा जोड़ेंगे? ये देखें, ये कुछ और थोड़े है, ये अमीनो अम्लों का जो है श्रृंखला है। अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला है। कितने अमीनो अम्लों की श्रृंखला है कौन बताएंगे? 51। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो 51 में से कितना ए में, कितना बी में? 21 हो जाएगा ए में और 30 हो जाएगा किस में? बी में। 21 अमीनो अम्ल किस में होते हैं? ए में होते हैं। और 30 अमीनो अम्ल किस में होते हैं? बी में होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों मिला के 51 अमीनो अम्लों की श्रृंखला होती है इंसुलिन। इंसुलिन की संरचना समझ में आई कि नहीं? परिपक्व इंसुलिन में कितने चेन? 2 चेन। कौन कौन से चेन? चेन ए, चेन बी। चेन ए में कितना अमीनो अम्ल? 21। और चेन बी में कितना? 30, ठीक है ना। कौन अलग कर दिया जाता है मैच्योर इंसुलिन में? सी पेप्टाइड को अलग कर दिया जाता है। और प्राक इंसुलिन में यानी प्रो इंसुलिन में जो है कितना चेन होता है? 3 चेन। कौन कौन? चेन ए, चेन बी, चेन सी। चेन सी को हम लोग क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। समझ में आ गया? चलें, अच्छी बात है।